हमारा जो टैंक था इट वाज अ वेरी लाइट टैंक PT-76। ये एक रशियन टैंक था जो कि ज़मीन पे भी चलता था और पानी के अंदर जो है तैरता था। गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो लाइफ है लिविंग के लिए, फॉर हार्ड वर्क, फॉर अचीवमेंट। लाइफ इज़ अ गिफ्ट। घबरा के नहीं जीना है कि जो सेक्रीफाइस करता है सोल्जर उसको कंट्री भी याद करती है और जो उसकी रेजिमेंट है वो भी उसको याद रखती है। कि आजकल के जो नौजवान हैं वो मुश्किलों से दूर भागना चाहते हैं। भारत की आज़ादी से ठीक 2 साल पहले पंजाब में 16 अप्रैल 1945 में एक ब्रिटिश भारतीय सैनिक के घर एक बेटे का जन्म हुआ। वो लड़का 45वीं कैवलियर टैंक स्क्वाड्रन का मेंबर था। साल 1971 में उस सैनिक ने इंडो पाकिस्तान युद्ध में ईस्टर्न फ्रंट की ओर से लड़ाई लड़ी, जिसे बैटल ऑफ गरीबपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये लड़ाई 1971 वॉर शुरू होने से पहले 12 दिन तक चली। इसके बाद ही बांग्लादेश को आज़ादी मिली। हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता है, जो हमारे आज के सुपरस्टार लेखक है, जिन्होंने किताब लिखी है टैंक मैन। इस किताब में 1971 युद्ध की आंखों देखी सच्चाई उन्हीं के द्वारा बयान की गई है। आइए जानते हैं आज उनसे उनके अनुभवों के बारे में। इस किताब के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे कार्यक्रम सुपरस्टार लेखक में। थैंक यू। यस सर, जो ये किताब पढ़ी है मैंने, तो इसमें ये किताब पढ़ के सबसे पहले जो मेरे दिमाग में पहला सवाल आया ये आया है कि सर युद्ध में टैंक्स की बातें हुई हैं, पर पुस्तक का नाम ही टैंकमैन होना एक खास दिलचस्प बात है। तो सर ऐसा नाम रखने के पीछे कोई खास वजह या कोई कारण रहा हो? इसका कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं था, बट एसेंशली ये था कि टैंकमैन जो है कैरीज बड़ा अपील रखता है फॉर द यंग पीपल, जो कि टैंकमैन सुपरमैन की बात करते हैं, आयरन मैन की बात करते हैं, इतनी कॉमिक्स और इतना उसका चर्चा होता है। और क्योंकि टैंक के साथ हम लोग का काम रहता है तो टैंक मैन वॉज दी, और टैंक क्रूज का इट वॉज अ नेचुरल नेम टैंक मैन। सर जो आपकी पुस्तक है ये युद्ध के अनुभवों पर आधारित है, तो सर आपको कब लगा कि इस पुस्तक के रूप में आपको अनुभव सामने आए? ये इसका बैकग्राउंड था थोड़ा सा कि जो लड़ाई जब ख़त्म हुई 16 दिसंबर को और हम लोग ईस्टर्न सेक्टर से वेस्टर्न सेक्टर डेजर्ट की तरफ आए, तो उस टाइम पे जो मेरा टैंक क्रू था, जो मेरे स्क्वाड्रन के जो बाकी मेंबर्स थे, उनका ये रिक्वेस्ट था कि एक दिन उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो सेक्रीफाइस हुई है, उनका जो ब्लड शेड हुआ है, उनकी उसके बारे में और रेजिमेंट के बारे में, उसके बारे में कुछ लिखा जाए ताकि बाकी सब यूनिट्स को और कंट्री को उसके बारे में पता लगे। तो उस टाइम पे मैंने कुछ नोट्स जो है बनाए थे बेस्ड ऑन द एक्चुअल इवेंट्स। और जब रेजिमेंट की गोल्डन जुबली हो रही थी, स्वर्ण जयंती, उस टाइम पे ऑफिसर्स ने और जवानों ने मुझे रिमाइंड किया कि वो जो आपकी प्रॉमिस थी उसमें अभी आप बुक जो है कंप्लीट करें। तो दैट इज़ हाउ टैंक मैन का वॉज फाइनली पब्लिश्ड। ओके सर, जो इस किताब के माध्यम से आप पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेन इसका मुद्दा ये है, जैसे मैंने बताया, कि जो सेक्रीफाइस होती है सोल्जर्स की, वो कहीं ना कहीं जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ताकि उसी सेक्रीफाइस से और जो रेजिमेंट की जो रेपुटेशन है वो आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करे टू अंडरटेक सिमिलर सेक्रीफाइस नेशनल सर्विस के लिए। और ये जो है रेजिमेंट की हिस्ट्री और रेजिमेंट की जो ट्रेडिशन है उसके अंदर शामिल हो जाता है। और पूरे टैंक जो वर्दी जो भी पहनता है उसको यहाँ से जो है मोटिवेशन मिलती है कि जो सेक्रीफाइस करता है सोल्जर, उसको कंट्री भी याद करती है और जो उसकी रेजिमेंट है वो भी उसको याद रखती है। सर जैसे कि आप और जो आपके भाई फौज में रहे हैं, तो सर ऐसा अक्सर क्यों होता है जिससे जो फौजी की जो बेटा होता है उनकी जो पहली चाहत होती है वो फौज में जाना ही क्यों होता है? इसका मेन रीज़न ये है कि जो जिनके पेरेंट्स होते हैं डिफेंस में, और आजकल तो मेल मेंबर्स भी और फीमेल मेंबर्स भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब तो डबल इंजन की उनको मोटिवेशन मिल रही है। उसमें ये होता है कि जिस प्रकार की वो लाइफ लीड करते हैं, जिस प्रकार का उनका डिसिप्लिन बन जाता है, जिस प्रकार से वो देश की सेवा के में अंदर लग सकते हैं, जिस प्रकार से स्पिरिट होती है सेक्रीफाइस की और कंट्री बिल्डिंग की, वो जो है पास ऑन होती है बच्चों में, और वहीं से जो है इंस्पिरेशन मिलती है
और यही चीज़ फिर फैलती है, बिकॉज जो रेजिमेंट होती है वो भी एक फैमिली के तौर पे होती है। तो इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली, इनटू द मिलिट्री फैमिली। कि सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या आपको ऐसा कभी लगा है कि आपको फौज में ना जाकर एक साधारण ज़िंदगी जीनी चाहिए थी? ये ख्याल तब तो नहीं आता जब हम, क्योंकि बड़ा जोश होता है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हम जो फ़ौज की वर्दी जो है पहने और फ़ौज की और कंट्री की डिफेंस फोर्सेस में उसकी जो शान है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। ये फीलिंग तभी आती है जब कि आप रिटायरमेंट स्टेज के ऊपर पहुंचते हो। तब थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप सिविल में रहते तो कई अलग प्रकार के काम जो है कर सकते थे, अलग प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो है कर सकते थे एज फार एज नेशन बिल्डिंग इज कंसर्न्ड। बट ड्यूरिंग द सर्विस ऐसा कोई ना तो ख्याल आता है, ना कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ द मेन रीज़न। कि सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो छोटी छोटी परेशानी से या जो मुश्किल उनके सामने जब आती हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाते हैं और उस परेशानी, उस मुसीबत से भागने लग जाते हैं। तो आप हमारी जो युवा पीढ़ी कैसे एक सैनिक की तरह जीवन में कभी हार ना माने और जो निरंतर है वो प्रयास करती रहे? ये मुझे काफ़ी आश्चर्य है ये सुन के कि आजकल के जो नौजवान हैं वो मुश्किलों से दूर भागना चाहते हैं। मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा एक एनवायरनमेंट सा बन रहा है। बट ऐसी कोई बात नहीं है कि आजकल के हमारे जवान कोई कमज़ोर हैं या उतने ताकतवर नहीं हैं। उनको सिर्फ ये थोड़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि किस प्रकार से एक फ़ौजी जो अपनी लाइफ लीड करता है और किस प्रकार से ट्रेनिंग के साथ और कड़क ट्रेनिंग के साथ और डिफेंस फोर्सेस का जो कल्चर है उसको लेके कैसे अपनी लेवल को वो इम्प्रूव कर सकता है, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है और देश के अंदर अपनी पूरी सेवा जो है दे सकता है। सर जो आपने ये किताब लिखी है टैंक मैन, इसको लिखने में आपको कितना समय लगा? टैंक मैन लिखने में, जैसे मैंने बताया आपको पहले, जैसे लड़ाई ख़त्म हुई थी उस टाइम पे हम लोग डेजर्ट में थे तो काफ़ी टाइम था मेरे पास। तो जो बेसिक रिकॉल था इमीडिएटली वो मैंने नोट कर लिया था एक डायरी के अंदर। तो जब मैं एज वाइस चांसलर रिटायर हो रहा था 2015 के अंदर, तो उस टाइम पे मेरे जो ऑफिसर्स थे, बाकी ऑफिसर्स थे मेरे साथ के और यूनिट के जो ऑफिसर्स और जवान थे, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि साहब आपने एक बार प्रॉमिस किया था कि आप हमारी जो सेक्रीफाइस थी और जिस प्रकार से लड़ाई हुई थी और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था कंट्री के ऊपर और इंटरनेशनली, उसके बारे में आप ज़रूर एक किताब लिखोगे। तो मुझे वो ऑनर जो है करनी पड़ा, इसलिए मैंने रिज़ाइन किया एज वाइस चांसलर और इस बुक को जो है कंप्लीट किया जब रेजिमेंट की गोल्डन जुबली थी 2015 के अंदर। ओके सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो एक फौजी होते हैं वो अपने परिवार से ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, तो कभी आपको अपने परिवार की या उनको कभी आपकी कमी जो है वो खली हो तो आप उन कमी से कैसे उभरे हैं? हमारी फैमिली में ये था दैट हम लोग 5 भाई थे और एक बहन थी और हमारे फादर की डाइंग विश थी कि उनके बेटे जो है डिफेंस फोर्सेस जो है ज्वाइन करें। और 71 के अंदर वी वर 4 ब्रदर्स ऑन द फ्रंटियर और एक जो है तैयार बैठा था, बट क्योंकि हमारी मदर जो है विडो थी, उनकी देखभाल के लिए वो पीछे रहा और सिस्टर जो है उससे हायर एजुकेशन की। और ऐसा कोई फीलिंग हम लोग कभी नहीं आया दैट जैसे आप बता रहे हैं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। वी वर ऑल हैप्पी दैट वी आर इन द डिफेंस फोर्सेस एंड मुश्किलें तो आती हैं बट लेकिन जैसे आपकी फैमिली जो थी, जैसे आपके आगे जब आपकी वाइफ और आपके बच्चे, तो उनको अगर आपकी कमी कभी खलती हो तो उन्होंने कैसे इस चीज़ से उभरे हैं? उनका भी यही होता है कि क्योंकि कई बार तो जो डिफेंस फैमिली से आती हैं और जो डिफेंस फैमिली से नहीं आती, वो जो रेजिमेंट का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर वो ढल जाती हैं और एक दूसरे को देख के उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है और डिफ़िकल्टीज ओवरकम करने की आदत जो है पड़ जाती है। तो इतनी घबराहट तो होती है, परेशानियां होती हैं, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, बट उनको ओवरकम करना, उनको झेलना, वो भी उनके डिसिप्लिन और ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है। इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं वीर नारी
और उनकी जो सेक्रीफाइस है वो कंट्रीब्यूट करती है रेजिमेंट के अंदर और देश की मजबूती के लिए। उनके कंट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन। ओके सर, एक सैनिक के रूप में आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी जो परेशानियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं आई होंगी, तो आपने उन परेशानियों का सामना जो है कैसे किया है? मुश्किलें आती हैं तो फौजी तो इसलिए होता है कि टू ओवरकम मुश्किलें। और एक और कहावत है जो मेरी माताजी कहा करती थी कि मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो मतलब एक हैबिट ही बन जाती है टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। एंड लाइफ इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स। And one should, as a young person, as a Fauji, as also a citizen, try and overcome difficulties. That is the challenge of life. और ये life को जो है, it makes it more enjoyable and more satisfying. तो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि एक जो डिसिप्लिन लाइफ है उसके जीने के क्या फ़ायदे हैं, और जो आज का यूथ है या आज के जो लोग हैं वो अपने अंदर अपने लाइफस्टाइल के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं? डिसिप्लिन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर इटसेल्फ जो है वो आपको ट्रेन करती है, इंडिकेट करती है कि रेगुलर हैबिट्स एंड डिसिप्लिन लीड्स टू अ हेल्दी लाइफ, अ गुड लाइफ, अ लाइफ इन विच आप एक कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इंडिविजुअली ऑल्सो एंड एज अ सोसाइटी ऑल्सो। और इसके अंदर मिलिट्री के अंदर होता है कि इट्स मिलिट्री डिसिप्लिन जिसमें कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बिकॉज आपको काम करना पड़ता है अंडर द आर्मी एक्ट। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ ऑल्सो सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल और एनीबॉडी, ही शुड हैव सेल्फ डिसिप्लिन। और इसकी जो अर्ली ट्रेनिंग है फैमिली से मिलती है, स्कूल से मिलती है, और जो इनिशियल ईयर्स है उसके अंदर ये हैबिट जो है बन जानी चाहिए ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो फौजी है उनको पूरा सामान मिलता है? अगर नहीं मिलता तो जो हम देशवासी हैं उनके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको जो सामान है वो पूरा मिले? जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, कंट्री का ताल्लुक है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है और जो डिफेंस फोर्सेस खुद है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ वेलफेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सारा का सारा जो है कंट्री प्रिपेयर करती है, प्लान करती है और डिलीवर करती है। हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग से जो खामियां होती हैं वो हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग से हम लोग कवर अप जो है कर लेते हैं। बट उसके अलावा भी पर्टिकुलरली कॉम्बैट जोन के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी रैपिडली जो है चेंज हो रही है, सो देयर इज़ ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट्स। तो उसके लिए द कंट्री की जो बजटिंग है उसके अंदर तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और कुछ चेंजेस जो है आने बाकी हैं, ताकि जो सोल्जर है वो जब कॉम्बैट जोन में पहुंचता है, ही हैज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द बेस्ट वेपन्स दैट आर अवेलेबल। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे जो आपकी ये किताब है टैंकमैन, इसके ऊपर एक अभी फिल्म बन गई है ऑलरेडी, तो उसका नाम है पीपा। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? पीपा जो है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा जो टैंक था, इट वाज अ वेरी लाइट टैंक, PT-76। ये एक रशियन टैंक था जो कि ज़मीन पे भी चलता था और पानी के अंदर जो है तैरता था, तभी इसका नाम पड़ा था पीपा। और ये टैंक जो है बड़ा सक्सेसफुल हुआ 1971 वॉर के अंदर। और क्योंकि 21 नवंबर में जब ये टैंक वर्सेस टैंक बैटल हुआ, तो हमारे सामने जो टैंक था वो अमेरिकन टैंक था, शैफी टैंक। बट हालांकि दैट वाज हैवियर टैंक, बट बेटर ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग के साथ वी वर एबल टू डिस्ट्रॉय द शैफी टैंक्स एंड ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ टैंक वर्सेस टैंक बैटल। सर, क्या आप इस किताब के बाद भी कोई और किताब लिख रहे हैं? अगर आप लिख रहे हैं तो उसका क्या विषय है? कोविड का टाइम था तो इसलिए थोड़ा टाइम मिला टू पुट आवर थॉट्स टुगेदर। तो जब कंट्री सेलिब्रेट कर रही थी 50 इयर्स ऑफ द बैटल ऑफ बांग्लादेश, मेरे जो बैचमेट्स थे ऑफ बिलोंगिंग टू 15 जून 1966 जिनको कमीशन मिला था फ्रॉम द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, उनको मैं कन्विंस कर पाया कि आप अपना जो एक्सपीरियंस था, वॉर एक्सपीरियंस 1971 का, उसमें आप अपने आर्टिकल लिखिए।
तो उसके साथ हम वी वर एबल टू पुट अनदर बुक टुगेदर कॉल्ड वॉर डिस्पैचेस 1971. उसके अलावा आई रेज अ रेजिमेंट इन 1984 और दिस वाज 13 आर्मर्ड रेजिमेंट. उसके ऊपर इट्स अ टैंक रेजिमेंट. उसके ऊपर फिर एक और मैंने किताब लिखी है कॉल्ड ग्रिट टू ग्लोरी. सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं तो आप उनको आखिरी में क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है क्योंकि मैं एक फौजी हूँ और व्हाट आई कैन कोट इज़ दैट गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. तो लाइफ है लिविंग के लिए, फॉर हार्ड वर्क, फॉर अचीवमेंट, फॉर मूवमेंट, फॉर प्रोग्रेस, फॉर यूजिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करें और देश की थोड़ी बहुत सेवा करें, अपने फैमिली को, अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें. एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. लाइफ इज़ अ गिफ्ट. तो घबरा के नहीं जीना है और डिफेंस फोर्सेस के अंदर बड़ा अच्छा मौका है इन सब चीज़ों को सीखने का, डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने का. और यही जो डिसिप्लिन है दिस इज़ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग ऑल्सो. अगर इंडिविजुअल मजबूत है, अगर उसकी फैमिली मजबूत है तो कंट्री जो है ऑटोमेटिकली मजबूत होगी. तो इस रास्ते पे सब कुछ मेरे ख्याल से चलना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस Thank किताब you. के बारे में और अपने अनुभव के बारे में हमारे साथ साझा किया. धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच.